नमस्ते बच्चों। अभी तक साना साना हाथ जोड़ी पाठ के 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि लेखिका अपनी सिक्किम की यात्रा पर हैं अपनी सहयात्री मणि के साथ, अपनी सहेली मणि के साथ। तो सिक्किम में गंगटोक से होकर युमथांग के लिए लेखिका की यात्रा चल रही थी और मार्ग में जो दृश्य हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो लेखिका को अत्यधिक अभिभूत करती है। उस सुंदरता में कभी कभी वो बिल्कुल खो जाती हैं। वहाँ के पहाड़, वहाँ की वादियाँ, फूल आदि सारा प्राकृतिक परिदृश्य, चूँकि सब कुछ लेखिका के लिए नया था, तो तरह तरह से उन्हें प्रभावित करता है। लेकिन इसी सब के बीच कहीं ना कहीं लेखिका ये भी देखती हैं कि वहाँ के लोगों का जीवन अत्यधिक कठिन भी है। जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, महिलाएं हैं, उनका जीवन बड़ा श्रम साध्य है। साथ ही बच्चे भी बड़े परिश्रमी हैं। बहुत दूर दूर उन्हें स्कूल जाना होता है, पहाड़ों पर चढ़कर कोई स्कूल बस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लेखिका को विचलित भी करने लगती हैं। तो इसी क्रम में अभी तक हमने ये पढ़ लिया था पृष्ठ संख्या 24 तक। लेखिका जब मार्ग में थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर नरभक्षी जानवरों के लिए भी चेतावनी दी गई थी। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। तो अब लगभग शाम हो गई है और अभी वो मार्ग में ही हैं युमथांग के। तो शाम के समय लेखिका ने देखा कि महिलाएं गायों को चरा कर आ रही हैं, साथ में लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी हैं। और उसके बाद अब आगे जब वो बढ़ती हैं तो चाय के बागानों से निकलती हैं। चाय के बागानों में उन्होंने देखा, लेखिका को एक दृश्य ने बहुत आकर्षित किया। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी युवतियाँ देखी। कहती हैं नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ी थी। तो बोकू एक पूरा लंबा सा परिधान है, जो सिक्किमी परिधान है, वस्त्र है, इसे महिलाएं पहनती हैं। तो उन महिलाओं को देखकर लेखिका बहुत प्रभावित हुई, आकर्षित हुई। वो कहती हैं नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। लेखिका को महिलाएं बहुत सुंदर लगती हैं और इस सुंदरता का कारण क्या लगा उन्हें? उनका श्रमसाध्य जीवन, उनका परिश्रमी जीवन जो था, उसने उनके अंदर इतनी सुंदरता भर दी थी। तो एक महिला देखी, लेखिका ने कहती हैं, एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना था। तो सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी। क्या कह रही हैं कि हरियाली के बीच में उसके लाल रंग के वस्त्र और उसका सौंदर्य बहुत विशेष आभा, बहुत विशेष सौंदर्य दे रहा था। सूरज की किरणों के बीच वो अत्यधिक सौंदर्यमान हो उठा था। तो कह रही लेखिका इतनी अधिक वो सुंदर मुझे लगी कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, आश्चर्य से, विस्मय से, खुशी से। ठीक है। तो इस सब का कारण लेखिका ने सोचा कि यहाँ की महिलाओं का परिश्रमी जीवन ही उनके अंदर ऐसा लावण्य, ऐसी दमक, ऐसी सुंदरता भर देता है। अभी ये देखिए मार्ग में है। युमथांग पहुँचने के लिए लेखिका बता रही है उन्हें लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग एक जगह, वहाँ पर रुकना था उन्हें। तो शाम को रुकते हैं। वहाँ के बारे में लेखिका ने बताया, गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी वहाँ निश्चिंत सो रही थी। तो कैसी बस्ती थी ये? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में नीचे तलहटी में एक बस्ती थी जहाँ पर लोग बसे थे, और छोटी सी बस्ती थी, शांत थी। तो इस शांत बस्ती के लिए लेखिका ने किस उपमा का प्रयोग किया है? क्या कह रही हूँ? सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। तो छोटी सी बस्ती है, ज़्यादा भागम भाग है नहीं जी, ज़्यादा आपाधापी है नहीं महानगरों वाली। तो लेखिका का जीवन अभी तक महानगरों की भीड़ भाड़ देखने का अभ्यस्त था। तो लेखिका कह रही हैं कि सारी दौड़ धूप से दूर है यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ ज़िंदगी निश्चिंत सो रही है, सब आराम से अपने काम कर रहे हैं। तो अब देखिए लायुंग के बारे में बता रही हैं। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में। कहाँ पर? तिस्ता नदी के किनारे वो घर है, लकड़ी का एक छोटा सा। तो लेखिका वहीं तिस्ता नदी को देखने के लिए पत्थरों के पर बैठ जाती हैं और ऊपर से एक झरना भी बहता हुआ आ रहा है, जो कि किस में मिल रहा था? तिस्ता नदी में मिल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही है, मध्यम मध्यम धीमी धीमी हवा चल रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, बता रही हैं। तो प्रकृति मतलब पूरी अपनी सुंदरता में है। गहरे बादलों की परत ने चाँद को ढक रखा था, क्योंकि रात के समय वो पहुँचे हैं, शाम के बाद। तो
शाम के सौंदर्य का वर्णन है, शाम की सारी बातें, रात की बातें हैं। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। तो चूंकि छोटी सी बस्ती है, बहुत शांति है वहाँ पर, ज़्यादा गाड़ियाँ या भीड़ भाड़ भी कुछ है नहीं। वो शांति लेखिका को किसकी तरह लग रही है? मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी। दो चीज़ों से तुलना की उन्होंने कहा। मंदिर की घंटियों की तरह वो शांत लगती थी और घुंघरुओं की हल्की हल्की जो रुंझुनाहट की आवाज़ होती है उसकी तरह। तो लेखिका का फिर दार्शनिक मन यहाँ जाग जाता है। वो कहती हैं, मेरी आंखें अनायास अचानक भर आती हैं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व, जैसे बुद्ध के मन में ज्ञान का प्रवेश हुआ था, वैसे फिर से इनके अंदर ज्ञान की बातें आने लगी, सुख और शांति उनके अंदर आने लगा। और लेखिका सोचती हैं, जहाँ अखंडित संपूर्णता है, लेखिका को यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा लगा? अखंडित है, जिसमें कोई खंड नहीं है, कहीं पर कोई रुकाव नहीं है। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी मनुष्य सब अपनी लय ताल में है। मतलब प्रकृति का हर एक उपादान वहाँ पर उचित रूप में है और सक्रिय है। तो लेखिका के मस्तिष्क में फिर आता है कि लेकिन मनुष्य ने क्या किया है? प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ किया है। कैसे खिलवाड़ किया है? बड़े बड़े पहाड़ों को हम काटते हैं, पहाड़ों से खनन किया जाता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए, मकान बनाने के लिए जंगलों पहाड़ों का क्या करते रहते हैं? विनाश करते रहते हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस ताल गति से और संतुलन के साथ खिलवाड़ किया है, गलत किया है। तो हिमालय अब मेरे लिए केवल कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। दर्शन बन गया था अर्थात मैं उसके बारे में विचार भी करने लगी थी कि हिमालय की कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे वहाँ के लोगों का जीवन है और लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से हिमालय का दोहन किया है। ठीक है, तो अभी देखिए वो लायूं उन्हें पहुँचना है। आगे देखते हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। तो लेखिका कहाँ पर हैं? तिस्ता, ये लायूं में वो तिस्ता नदी के पास रुके हुए हैं। तो लेखिका यहाँ पर फिर से तिस्ता नदी के पानी को लेती हैं अपनी अंजुली में। अंजुली जो हम जब हाथ की उंगलियों को इकट्ठा करके बना ली जाती है, तो अंजुली में वो पानी लेकर भरकर सोचती हैं कि कुछ संकल्प करूं। जल लेकर संकल्प किया जाता है ना, कोई संकल्प लिया जाता है। तो लेखिका के मन में फिर आता है कि लेकिन मैं क्या संकल्प करूं? कोई संकल्प वो नहीं कर पाती हैं। फिर से उनके अंदर एक प्रार्थना गूंजने लगती है जो पहले से वो करती आ रही थी कि भीतर का सारा हलाहल, हलाहल यानी विष, विष का मतलब है यहाँ पर बुरी प्रवृत्तियाँ, सारी तामसिकताएं, सारी बुरी आदतें क्या हों? बह जाएं, इसी नदी की धारा में समा जाएं। तो यही सोचते सोचते धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है, गहराने लगती है, रात गहरी होने लगती है। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। काला कंबल किसे कहा है? काला कंबल है जो रात गहराने लगी, रात का अंधेरा होने लगा है, उसे काला कंबल कहा है। तो अब वहीं पर जितेन और अन्य जो लोग थे उन्होंने मनोरंजन का इंतजाम वहाँ पर किया था गेस्ट हाउस में। तो जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस गेस्ट हाउस में, उस छोटे गेस्ट हाउस को लेखिका क्या कह रही हैं? लकड़ी का बना खिलौना। तो वहाँ पर उन्होंने गाने आदि का प्रबंध किया हुआ। तो गाने की तेज़ धुन पर जितेन और उसके साथी नृत्य करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। तो अभी तक जहाँ लग रहा था कि हम किसी प्राचीन काल में पहुँच गए हैं, नृत्य संगीत आदि से ऐसा लगने लगा मानो परियों की कहानी सी मोहक वो रात हो उठी है। तो सभी लोग क्योंकि घूमने आए हैं, आनंद लेने आए हैं, तो लेखिका कह रही है मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाच लगे। सभी के मन में उमंग जगने लगी, सब एक एक कर नृत्य करने लगे। और लेखिका कह रही है मेरी सहेली जो कि 50 वर्ष की है, मणि ने भी इतना जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक देखते रह गए। लेखिका उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि इसके अंदर कितना आनंद इसके भीतर है, जो किसके रूप में प्रकट हो रहा है? नृत्य के रूप में। तो लेखिका को आश्चर्य होता है, वो सोचती है कहाँ से आता था इतना आनंद? किसको देखकर आश्चर्यचकित हूँ? अपनी सहेली मणि को देखकर। तो लायुंग में इस तरह से उनकी रात बीती थी। अब लायुंग की सुबह के बारे में लेखिका बताएंगी। यहाँ पर वो बर्फ़ भी देखना चाह रही थी, तो उसी बारे में बता रही हैं। थोड़ा सा और वर्णन उन्होंने कहा है। लायुंग के बारे में कह रहे हैं, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। तो शांत तो ये वादी है ही, ये उन्होंने बता दिया। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई
अधिकतर लोगों की जीविका का साधन यहाँ पर क्या है, आजीविका कमाने का क्या है, पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर यही सब होता है। तो ये सब लोगों के वहाँ पर व्यापार थे, आजीविका का साधन था। तो लेखिका सुबह सुबह थोड़ी देर वहाँ घूमने चली जाती हैं और इस उम्मीद से जाती हैं कि उन्हें वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगी। उन्हें बहुत रोमांच था बर्फ़ देखने का और बहुत उत्सुकता थी कि पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं तो बर्फ़ मिलेगी। तो अप्रैल के शुरुआती महीने में वो गए थे, वहाँ कह रही हैं बिल्कुल भी बर्फ़ देखने को नहीं मिली, जबकि यहाँ की ऊंचाई समुद्र से कितनी थी, सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन बर्फ़ बिल्कुल भी उन्हें वहाँ पर दिखाई नहीं दी। फिर बता भी रही हैं, कहती हैं, हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। ठीक है। तो इसी क्रम में जब वो बर्फ़ ढूंढ रही थी, एक सिक्किमी नवयुवक से उनकी बातचीत हुई। वो बताता है उन्हें कि अब स्नोफॉल, बर्फ़ का गिरना कम होता जा रहा है और उसका कारण क्या है, प्रदूषण। इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, सारी चीज़ें, प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है, तो बर्फ़ भी यहाँ कम गिरने लगी है। अब यहाँ आपको आसानी से बर्फ़ नहीं मिलेगी। यदि बर्फ़ आपको देखनी है तो आप कटाव जाइए। कौन सी जगह बताई, कटाव। ठीक है, कटाव आप जाइए, वहाँ पर आपको शर्तिया निश्चित रूप से, मतलब बर्फ़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, वो इतना खूबसूरत है। तो लेखिका फिर इसके कटाव के बारे में बताती हैं कि कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, मतलब ये प्रसिद्ध नहीं हुआ था। सुंदर जगह थी, ऐसा होता है, आप लोग भी देखते हैं, हमारे पहाड़ों में भी कई जगहें बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट उन्हें नहीं बनाया गया है सरकार द्वारा, तो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, वो प्रसिद्ध नहीं होते हैं, सुर्खियों में नहीं आए रहते हैं। तो कटाव चूँकि टूरिस्ट स्पॉट था भी नहीं, तो इसलिए वो अभी अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। मतलब जहाँ टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं वहाँ कई दुकानें खुल जाती हैं, कई होटल बनने लगते हैं, लेकिन कटाव में अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे तक का यहाँ पर सफ़र था। तो वो नवयुवक लेखिका से जब बात कर रहा था, लेखिका कहती हैं, तभी उसकी पत्नी मुझे बाहर, वहाँ से लकड़ी के घर के बाहर से हमें बड़े उत्साह से देख रही थी, और वो हमें जब देख ही रही थी तभी एक गाय आती है और उसके हाथ में रखा हुआ था महुआ। महुआ एक खाद्य पदार्थ है, तो वो गाय खा के चली जाती है। और उस महिला ने फिर मीठी झिड़कियाँ, मतलब थोड़ा डांट कर गाय को वहाँ से भगा दिया। तो अब इन्हें आगे देखिए, लायुंग से, अब लायुंग ये पहुँचे हैं अभी युमथांग जाने के रास्ते में, अब इन्हें जाना है कटाव। तो लेखिका कह रही हैं, उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कहाँ जाना है, कटाव जाना है। तो गंगटोक से आइए लायुंग, लायुंग से अब कटाव, और उसके बाद फिर जाकर पहुँचेंगे युमथांग, जहाँ की लेखिका को जाना है। तो कटाव के रास्ते के बारे में बता रही हैं लेखिका। चूँकि ये टूरिस्ट स्पॉट था नहीं, इसलिए इसका रास्ता भी इतना बढ़िया नहीं है। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश और धुंध भी होने लगी। तो लेखिका कह रही इतनी धुंध थी कि जितेन को ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, लगभग वो अंदाज से, क्योंकि उसे रास्ते का अंदाज था, वो अंदाज से गाड़ी चला रहा था आगे। तो आगे बताती हैं, पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, अभी धुंध छाई हुई है सब और बादल लगे हुए हैं, सब कुछ बादलमय, और ऐसा लगता था मानो बादलों से निकलकर, बादलों को चीर कर हमारी जीप जा रही है। तो इन खतरनाक रास्तों पर लेखिका को बहुत घबराहट होती है। वो कहती हैं कि ऐसा लगता था कि एक थोड़ी सी भूल हुई और सब खलास। जो छोटे छोटे पहाड़ी रास्ते होते हैं उन पर बहुत सावधानी से चलना ही पड़ता है। तो ये सारी बातें लेखिका के मस्तिष्क में भी आती हैं, क्योंकि वो पहली बार उस सफ़र पर थी। कहती हैं कि यदि एक भी गलती होती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद फिर लेखिका को वहाँ जो बोर्ड लगाए हुए थे फिर दिखाई देते हैं, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यदि आपका विवाह हो गया है तो आप किसको तलाक दे दें, स्पीड कम कर दें। कहने का मतलब तलाक किसे दे दें, स्पीड को, यानी स्पीड अपनी कम रखें ताकि अपने घर वालों तक सुरक्षित पहुँचें। तो ये सारी चेतावनियाँ वहाँ पर BRO द्वारा बोर्ड में लगी हुई थी। और कुछ चेतावनियाँ जैसे बताई लेखिका ने, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस तरह की चेतावनियाँ अक्सर हम पहाड़ी रास्तों पर देखते हैं। तो वो आगे मार्ग में बढ़ते रहे, और आधे घंटे बाद लगभग धुंध छटती है, तो तब उन्हें कटाव दिखाई देता है। जितेन नार्गे उन्हें बताता है कि कटाव हिंदुस्तान का क्या है, स्विट्ज़रलैंड है।
अब लेखिका की जो सहेली है मणि वो स्विट्जरलैंड घूम कर आई थी, तो तुरंत उसकी बात का प्रतिवाद यानी विरोध करते हुए कहती नहीं, स्विट्जरलैंड ही भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। मतलब कटाऊ स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा क्या है बता रही हैं, वो सुंदर है। तो अब ये कटाव में आ गए हैं। कटाव में जब ये पहुंचते हैं तो लेखिका जिस बात की प्रतीक्षा कर रही थी वो उन्हें वहाँ पर दिखाई देता है। कटाव में उन्हें दूर से ही बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देने लगते हैं और बर्फ़ जो हरे हरे पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ़ ऐसी लगती थी मानो पहाड़ों पर क्या कर दिया है, पाउडर छिड़क दिया है। और ऐसा लगता था कहीं तो पाउडर बचा रह गया है जहाँ धूप कम पड़ी है, और जहाँ धूप ज़्यादा पड़ी है वो बर्फ़ बह गई थी तो लगता है वहाँ पर पाउडर नहीं है। तो जितेन बताता है इन लोगों को कि ये एकदम ताज़ा बर्फ़ है और ये रात में ही गिरी बर्फ़ लगती है। चूँकि लेखिका ने बर्फ़ तो अभी तक देखी नहीं थी तो अत्यधिक उत्साहित हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी। सारे पहाड़ उन्हें किसकी तरह प्रतीत हो रहे थे, चांदी से चमकते हुए। बर्फ़ किसकी भांति लग रही थी, मानो चांदी है, सफ़ेद ऐसी लगती है। तो जितेन तब लेखिका से पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। उसे लगा कि लेखिका अत्यधिक उत्साहित है। लेखिका ने जवाब दिया राम रोछो। राम रोछो पहाड़ी नेपाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा है। तो जितेन भी नेपाली है, उसे बहुत खुशी होती है कि लेखिका उसकी भाषा में बात कर रही है। तो पूछता है आपने भाषा सीखी कहाँ से। अपनी भाषा के गर्व से लेखिका कह रही है, उसकी आंखें चमक उठी थी, चेहरा इतराने लगा था और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तो बड़े अच्छे समय में लेखिका लोग पहुँचे थे वहाँ पर, बर्फ़ गिरने भी लगी थी। तो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर और ये देखकर कि लेखिका भी नेपाली भाषा जानती हैं, जितेन का मन भी काफ़ी प्रसन्न हो गया था। वो गाना गाने लगता है, तिम्रो माया सैधे मलाई सदाउच, जिसका क्या अर्थ है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो उसके अंदर की जो खुशी थी वो किसके रूप में अभिव्यक्त होने लगी थी, गीत के रूप में अभिव्यक्त होने लगी थी। तो अब सभी सैलानी यहाँ से उतर जाएंगे बर्फ़ का आनंद लेने और क्या करने लगते हैं, सभी फ़ोटो खींचना शुरू करेंगे। सारे सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे, क्योंकि उनके लिए ये दृश्य क्या था, अद्भुत दृश्य था। तो लेखिका अपने बारे में बता रही है। लेखिका के बारे में अभी तक हमने देखा कि वो जब और लोग फ़ोटो खींच रहे होते थे वो केवल उस सौंदर्य को अपने अंदर लेती रहती थी। तो लेखिका बता रही हैं, मेरे पाँव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। पैर झनझन क्यों कर रहे थे, क्योंकि ठंड थी बर्फ़ में, लेकिन मन में उस बर्फ़ को देखने की अत्यधिक खुशी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, कह रही हैं। भीतर जैसे देवता जाग गए, ऐसे लगता था मेरे अंदर मानो कोई ईश्वर जाग गए हैं और मुझे ये इच्छा हुई कि बर्फ़ में लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं। लेकिन चूंकि उन्हें इतना अंदाज़ नहीं था बर्फ़ में किस तरह से आना है, तो कह रही थी मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले जो लंबे लंबे जूते थे वो थे नहीं। तो लेखिका ने सोचा कि चलो मैं कटाव से कहीं से ले लूँगी, किराए पर ले लूँगी। लेकिन कटाव में उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ मिल नहीं पाई, क्योंकि कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, उसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह विकसित नहीं किया गया था जिस तरह से यूमथांग, झांगू आदि जगहें थी। तो कोई भी दुकान वहाँ पर ऐसी नहीं थी कि लेखिका क्या कर सकती, अपने लिए जूते ले सकती थी वो। तो लेखिका फिर बताती हैं कि दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। तो लेखिका कहती हैं कि मैं इस दृश्य को केवल अपने अंदर भरना चाहती थी और मुझे ये लग रहा था उस समय कि इन्हीं शिखरों पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और ऐसा मंत्र पाया होगा जो सभी विश्व के कल्याण के बारे में कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जैसा महामंत्र ऐसी शांति में ही मिल सकता है। इस बात को लेखिका कहती हैं कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर ऐसी सुंदरता को देख लेगा तो कुछ समय के लिए ही सही भले ही, लेकिन क्या बन जाएगा, बुद्ध की तरह बन जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा कि लेखिका ने किस तरह से लायूं कटाऊ की सुंदरता का आनंद लिया और उसका वर्णन किया। शेष पाठ हम अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।